अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो चल रहा था और उसके अंदर हम पास पेपर के अलावा बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे। आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बुक्स में भी पूछा जा चुका है और पास पेपर के अंदर भी पूछा जा चुका है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फैजियो पंप कॉरपोरेशन प्रेजेंटली हैज़ 1.1 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड ₹8 मिलियन इन डेट बेयरिंग इंटरेस्ट रेट 10%। ठीक है ना। 1.1 मिलियन के उनके पास शेयर्स हैं, 8 मिलियन का उनके पास डेट है जिसके ऊपर वो 10% इंटरेस्ट पे करते हैं। इट इज़ कंसिडरिंग ₹5 मिलियन एक्सपेंशन प्रोग्राम। अब वो 5 मिलियन के प्रोग्राम की एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए फर्म हैज़ टू ऑप्शन ऑफ फाइनेंसिंग के दो ऑप्शन है। पहला कि फाइनेंस थ्रू 50% डेट, तो 50% इक्विटी होगा, एंड टू फाइनेंस थ्रू एक्सटर्नल इक्विटी बियरिंग 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ओनली इक्विटी। सिर्फ इक्विटी आएगी और जो भी आएगी उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि न्यू शेयर्स इशू करने पे जो भी खर्चा आता है। करंट नेट इनकम जो आपके पास हो रही है वो 4.4 मिलियन रुपीज़ की हो रही है। एंड प्राइस अर्निंग रेशो इज़ 5। प्राइस अर्निंग रेशो 5 है। आफ्टर एक्सपेंशन के बाद एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज़ ₹8 मिलियन। ठीक है ना। यानी कि एक्सपेंशन करने के बाद जो इनकी एक्सपेक्टेड EBIT है वो इन्होंने कैलकुलेट की, जो एस्टिमेटेड है वो है कि 8 मिलियन हो जाएगी। अभी कितना कमा रहे हैं ये लोग? EBIT की अगर हम बात करें तो वो है 4.4 मिलियन, लेकिन इस एक्सपेंशन के बाद आपकी EBIT इंक्रीज़ कर जाएगी जो कि कितनी होगी? 8 मिलियन। और टैक्स रेट जो है वो 35% देंगे। सो आपने कैलकुलेट करना है EPS ओरिजिनल वाला एंड EPS ऑफ बोथ प्लान। जो पहला प्लान था और जो दूसरा प्लान था उन दोनों के मुताबिक क्या EPS आ रहा है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, ये EF गलती से मिस्टेक से जो है वो टाइप हो गई, ये AB है। एट व्हाट लेवल, किस लेवल के ऊपर बोथ प्लान्स अर्न सेम अर्निंग पर शेयर, इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी कि किस लेवल के ऊपर दोनों जो प्लान्स हैं यानी कि 50% डेट और 100% एक्सटर्नल इक्विटी का जो है वो सेम अर्निंग पर शेयर या EPS कमाएंगे या अर्न करेंगे। लेकिन इस वाले पार्ट में आपने फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर कर देना है। यानी कि आप जब ऊपर उसको कैलकुलेट उसका EPS करेंगे तब आप फ्लोटेशन कॉस्ट को यूज़ करेंगे, जब यहाँ पर करेंगे तो आप फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको क्वेश्चन समझाया और अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और इसके सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डेटा बना लेंगे। तो अगर हमने डेटा बना लिया तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1.1 मिलियन है, जो पहले से डेट था वो ₹8 मिलियन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% है। आप जो है वो ₹5 मिलियन का एक्सपेंशन प्रोग्राम चाहते हैं, एक नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर फाइनेंसिंग के दो ऑप्शंस दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन आप जो है फाइनेंसिंग करेंगे 50% डेट से। अगर आप 50% डेट रखते हैं तो इसका मतलब 50% इक्विटी होगा। एंड सेकंड, आपके पास जो फाइनेंसिंग होगी वो एक्सटर्नल इक्विटी से होगी सिर्फ। ठीक है ना। यानी कि मजीद शेयर्स आप इशू करेंगे लेकिन उन पे बियरिंग 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेगी। यानी कि न्यू शेयर जब इशू करेंगे तो उसको इशू करने की, उसको प्रिंट करवाने की, उसके अगर कमीशन है तो उसकी कॉस्ट जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। करंट नेट इनकम जो आपके पास हो रही है अभी वो 4.4 मिलियन है। प्राइस अर्निंग रेशो आपके पास 5 है और जो प्रोग्राम आप एक्सपेंड करने वाले हैं या न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उससे जो एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT जो आने वाली है वो ₹8 मिलियन की है और आपका टैक्स रेट जो है वो 35% का है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए सबसे पहले आप इसका करंट EPS मालूम करेंगे। ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर इसका कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो है दोनों प्लान्स का EPS मांगा है
और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आपने इसके जो EBIT है वो मालूम करनी है जो कि दोनों प्लेन्स की बराबर हो, यानी कि वो EBIT मालूम करें जिसमें ये प्लान ए और प्लान बी यानी कि 50% डेट और 100% इक्विटी की जो EPS है वो इक्वल हो। ठीक है जी। सो सबसे पहले आप ओरिजिनल जो अभी करंट एक्सपेंशन प्रोग्राम से पहले का EPS है वो मालूम करेंगे। तो नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का आपके पास फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है ना। और आपके पास नेट इनकम अभी करंट कितनी हो रही थी 4.4 मिलियन डिवाइड करवाएंगे आपके पास अभी 1.1 मिलियन के जो है वो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। तो आपके पास जो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा ₹4। ठीक है ना। ये आपके पास ओरिजिनल जो एक्सपेंशन से पहले का काम है उसका EPS निकाल दिया। उसके बाद एक और चीज़ की आपके पास कमी है और वो क्या है, शेयर प्राइस आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर जब आप शेयर प्राइस मालूम करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, आपने शेयर प्राइस के लिए, ठीक है जी, शेयर प्राइस के लिए या आप इसको PO लिख दें, अर्निंग पर शेयर को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं PE रेशियो से। ठीक है जी। तो अर्निंग पर शेयर आपके पास कितना है 4, PE रेशियो आपके पास गिवन है 5। तो आपके पास शेयर प्राइस यानी कि PO कितना आ गया ₹20, 20 रुपये का आपका एक शेयर है। ठीक है जी। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि आपको। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो उसने कहा, यानी कि ये ओरिजिनल का पार्ट हमने 2 सॉल्यूशन कर दिए। अब एक तीसरी चीज़ आप ये भी निकाल लें कि जो उसने कहा ना कि फाइनेंस थ्रू 50%, या फिर आप पहले यूँ लिखें कि नंबर 1 जो पहला प्लान है, प्लान ए 50% जो है वो आपका डेट है। ठीक है ना। तो इस 50% डेट में 50% इक्विटी होगी। तो उसमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने आएंगे वो आप निकाल लें। तो वो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर और आपकी इक्विटी कितनी है 2.5 मिलियन, 5 मिलियन में से क्योंकि हाफ है, और आप डिवाइड करवा देंगे एक शेयर कितने का है 20 का। तो न्यू शेयर्स या न्यू आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो आ जाएंगे 900 न्यू करके मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 1,25,000 ये आपके पास आ जाएगा। 1.1 मिलियन पहले से था तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 900 टोटल, मैं यूँ लिख देता हूँ, ये वाला 900 जो था यानी कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ये ओल्ड थे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, 12,25,000 ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके बाद आप क्या करेंगे कि दोनों प्लान्स के मुताबिक, ये जो पहला प्लान था पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इस प्लान के मुताबिक आपका EPS कितना आ रहा है उसको हम कंप्यूट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्लान आपकी EBIT, उन्होंने कहा कि EBIT एक्सपेक्टेड जो होगी ना वो कितनी होगी, वो 8 मिलियन होगी। तो मैं इसको 8 मिलियन लिख देता हूँ। तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें से आप लेस करवाएंगे क्या, इंटरेस्ट। तो देखें इंटरेस्ट 50% डेट है, पहले जो 8 मिलियन का डेट था उस पर 10% आपका जो है वो डिडक्ट होगा, और न्यू जो आपका इसमें से आधा है उस पर भी डिडक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 8 मिलियन के ऊपर 10% डिडक्ट होगा जो कि 0.8 मिलियन कह लेंगे, और दूसरा इंटरेस्ट आपके पास न्यू वाला भी लेस होगा जो कि 2.5 मिलियन के ऊपर 10% था, वो आपके पास से डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास 0.25 मिलियन आ जाएगा। इसको आप माइनस करवाएंगे, इंटरेस्ट माइनस हो गया तो आपके पास आ गया EBT अर्निंग बिफोर टैक्स जो कि 6.95 मिलियन आ रहा होगा। ठीक है जी। उसके बाद टैक्स रेट उसने आपको दिया हुआ था जो कि 35% था, वो आप लेस करवाएंगे टैक्स, ठीक है ना, 35% आप
6.95 मिलियन का निकालेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा 2.43 मिलियन। ठीक है ना, ये मैं फिगर की आसानी के लिए इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपके पास यहाँ पर नेट इनकम अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो कितनी आ जाएगी, 4.51 मिलियन आ जाएगी। तो जब ये आपके पास फाइंड आउट हो गया तो अब आप इसका ईपीएस निकाल लें, अर्निंग पर शेयर ऑफ प्लान ए दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय आप करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नेट इनकम आपके पास आई 4.51 मिलियन और आपके पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे अभी मैंने आपको ऊपर कंप्यूट करके बताया, जो कि इसमें 50% इक्विटी थी तो उसके 1,25,000 और 1.1 मिलियन पहले से थे तो ये 12,25,000 बन गए। तो आप इसको इससे डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कितना, रुपीज़ 3.68 का ईपीएस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्लान। ठीक है जी, तो यहाँ तक के आपका पहला जो प्लान है उसके मुताबिक जो आपने ईपीएस निकाला वो आ गया। अब चलते हैं हम आगे, यानी कि सेकंड जो हमारा प्लान है 100% एक्सटर्नल इक्विटी का, उसके मुताबिक हमारा क्या आंसर आता है उसको देखते हैं। अब आप यहाँ पर पार्ट 2 लिख लें, दैट इज प्लान बी और वो क्या था 100% इक्विटी होगी, एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है ना, यानी कि सारे के सारे शेयर्स आएंगे और उसके ऊपर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। तो इसका ईबीआईटी और ईपीएस निकाल लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले इनकम आएगी। अब आप देखें कि इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ईबीआईटी जो एक्सपेक्टेड थी वो कितनी थी, 8 मिलियन थी। ठीक है जी, इसमें से आप लेस करवाएंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना लेस करवाएंगे, क्योंकि इस प्लान के मुताबिक 100% इक्विटी है तो आपने इंटरेस्ट ओल्ड वाला ही लेना है जो कि 8 मिलियन के ऊपर था। ठीक है ना, 10%। पिछले प्लान के मुताबिक 50% था डेट, तो उसके ऊपर आपने मजीद डेट लिया तो 0.8 मिलियन आपके पास ये आ गया। ईबीटी आपके पास कंप्यूट होकर आ गई 7.2 मिलियन और उसके बाद आपने लेस करवा देना है टैक्स रेट 35% ऑफ 7.2 मिलियन, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.52 मिलियन। 2.52 मिलियन जब आप इसको लेस करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लान बी आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 4.68 मिलियन की। ठीक है जी, अब ईपीएस के लिए इसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने हैं। तो देखें इसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स किस तरीके से निकालने हैं कि यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटेशन पहले शो करवा देता हूँ। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको जो है वो बेयर करनी थी, 5 मिलियन आपकी इक्विटी है। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5% यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट के। जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपके पास आ जाएगा 263,158। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर आप प्लस करवा लेंगे वो ओल्ड वाले 1.1 मिलियन, तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ टोटल 900 कह लें या टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कह लें, या आपके पास हो जाएगा 136,3,158। ठीक है जी, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। प्लान बी का ईपीएस निकाल लें। ईपीएस जब आप इसका निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो इसकी नेट इनकम आई थी 4.68 मिलियन और डिवाइड करवा देंगे ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाले 136,3,158, तो इसका ईपीएस आ गया कितना, 3.43 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्यूट हो गया। तो जो प्लान ए था यानी कि जिसमें आपने 50% डेट लिया उसका अर्निंग पर शेयर इससे ज़्यादा था, 3.68 था, इसका 3.43 है। इसके बाद उसने आपसे ये कहा सेकंड पार्ट में कि आपने फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर करना है, लेकिन किस लेवल पर या किस ईबीआईटी के ऊपर, या ईबीआईटी क्या होनी चाहिए दोनों प्लान्स की
कि जिसमें आपका ईपीएस क्या हो, सेम हो। ठीक है जी। तो आप अकॉर्डिंग टू पार्ट बी क्या करेंगे कि आपके पास एक तरफ ईपीएस 1 कर लें, एक तरफ ईपीएस 2 कर लें। ठीक है जी। और उसका फॉर्मूला लिख लें। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऑन द अदर हैंड भी आप यही लिख लें, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। अब ईबीआईटी क्या होनी चाहिए, नेट इनकम कैसे निकलेगी, वो ईबीआईटी मालूम नहीं है, तो फॉर्मूले को हम मजीद खोलने की कोशिश करते हैं। नेट इनकम हमारे पास कैसे आती है जनाब, के ईबीआईटी, ठीक है, इसमें से हम माइनस करवाते हैं इंटरेस्ट एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ये टैक्स। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है और डिवाइड करवाते हैं हम किससे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऑन द अदर हैंड सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे, ईबीआईटी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 माइनस टैक्स, ये टैक्स बर्डन आपके ऊपर से हट जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट से। ये कॉन्सेप्ट आपने फाइनेंस में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये दोनों साइड जो नंबरेटर हैं ये सेम है, इसको अगर मैं आगे मजीद लेके जाता हूँ तो मेरी कंप्यूटेशन लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ और नीचे हमारे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी, ईबीआईटी, ठीक है जी, माइनस इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट जो हमारे पास आएगा वो अकॉर्डिंग टू ईपीएस यानी कि प्लान 1 हमारे पास 1.05 मिलियन आएगा। ठीक है, प्लस करवा लेंगे आप इसको जो कि आपने निकाला था, और उसके बाद नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो आपके पास आए थे वो 1.225 मिलियन था जो पहले वाले पार्ट में आपने निकाला था। सेकंड ईबीआईटी आपको मालूम नहीं है, इंटरेस्ट आपने निकाला था 0.8 मिलियन और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 1.36 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उसने कहा कि फ्लोटेशन कॉस्ट इग्नोर होगी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1.35 मिलियन, जो कि मैं आपको यूँ बता देता हूँ कि 1.1 मिलियन आपके पास पहले से थे और जो मज़ीद आप निकालेंगे यानी कि 20 को आप डिवाइड करवाएंगे 5 से 100% इक्विटी से, तो वो 0.25 मिलियन आएगा। ठीक है ना, तो ये टोटल हो जाएगा 1.35 मिलियन। ओके जी। उसके बाद आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपके पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 1.35 मिलियन आपका मल्टीप्लाई होगा ईबीआईटी माइनस 1.05 मिलियन से, और ये उठ के वहाँ चला जाएगा 1.225 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ईबीआईटी माइनस 0.8 मिलियन से। ठीक है जी। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे टोटली इधर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद वेरिएबल्स एक जगह और उसके बाद क्या कहते हैं कि कांस्टेंट एक जगह करेंगे, तो ईबीआईटी आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि जो ईबीआईटी के साथ का आंसर होगा वो क्या आएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन करके इंटरेस्ट का जो आंसर होगा वो आपके पास आ रहा होगा 0.4375 मिलियन। ठीक है जी। और जो ईबीआईटी के साथ मल्टीप्लाई होकर आया वो आ रहा होगा 0.125। ठीक है जी। तो इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगी 3.5 मिलियन, यानी कि इस लेवल के ऊपर क्या होगा, आपकी जो ईपीएस है बोथ प्लेन्स की वो इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा आपको पहले वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैंने शीट को इधर कर लिया, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये कंप्यूटेशन किस तरीके से करवाई गई है। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं, और अगर कंप्यूटेशन में कोई मिस्टेक आती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।